खनकाने के लिए अलग रखा था। हमने कुछ समय तक तो अपनी जमा पूंजी को देखने का आनंद लिया। कृपया यह सुनकर हंसने न लगे। देखिए, यही असली बात है। असली आनंद इसी में है कि आप धन बचाना शुरू कर दें, जिसे आप खर्च नहीं करना चाहते। धन खर्च करने के बजाय उसे इकट्ठा करने में ज़्यादा आनंद मिलता है। जब हमने मन भरकर धन खनकाने का आनंद ले लिया, तो हमने इसका एक ज़्यादा लाभकारी प्रयोग खोज लिया। हमने एक ऐसी जगह पर इसका निवेश कर दिया जहां हमें हर महीने 10% ब्याज मिलने लगा। यह हमारे परिवर्तन का सबसे संतोषजनक हिस्सा साबित हो रहा था। अपनी आमदनी में से हम सबसे पहले इसी 10% हिस्से का भुगतान करते हैं। हमें यह जानकर सुरक्षा का बहुत ही संतोषजनक एहसास होता है कि हमारा निवेश नियमित रूप से बढ़ रहा है। हमारे रिटायरमेंट तक हमारे बचत खाते में काफ़ी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। यह धनराशि इतनी ज़्यादा होगी कि इससे बाद के हमारे खर्चे पूरे होते रहेंगे। मज़े की बात यह है कि यह सब मेरी पुरानी आमदनी में ही संभव हुआ। हालांकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, परंतु बिल्कुल सच है। हम धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुका रहे हैं। इसके अलावा हमारा निवेश बढ़ रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। कौन विश्वास कर सकता है कि बिना किसी वजह से परिणामों में इतना अंतर आ सकता है? अगले साल के अंत तक हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। तब हम ज़्यादा धनराशि का निवेश करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा हमारे पास इतना धन होगा कि हम बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। बहरहाल, हमने संकल्प कर लिया है कि हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन यापन के खर्च को अपने 70% आमदनी से ज़्यादा नहीं होने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम बेबीलोन के उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, जिसकी योजना ने हमें धरती पर नारकीय जीवन से बचाया है। उसके पास ज्ञान था, क्योंकि वह इन परिस्थितियों से गुजर चुका था। वह चाहता था कि उसके कटु अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले, इसलिए उसको अपना संदेश लिखने में इतने घंटों की मेहनत करनी पड़ी। अपनी ही तरह कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए उसके पास एक सच्चा संदेश था। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि 5000 साल बाद यह बेबीलोन के अवशेषों से बाहर निकला और आज भी यह उतना ही सच्चा तथा प्रभावी है जितना यह प्राचीन बेबीलोन में था। आपका अल्फ्रेड एच. श्रूबेरी, पुरातत्व विभाग। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 10। बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। HindiAudiobook.com। बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी शारूनादा अपने कारवां में सबसे आगे चल रहा था। उसे अच्छे वस्त्र पसंद थे, इसलिए वह बेहतरीन वस्त्र पहनता था। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह बहुत तेज भागने वाले अरबी घोड़े पर सवारी करता था। उसे देखकर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। निश्चित रूप से लोगों को यह शक नहीं हुआ होता कि अंदर से वह परेशान है। दमिश्क से वापस लौटने की यात्रा लंबी है और इसमें रेगिस्तानों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल, शारूनादा को खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। खूंखार अरब जनजातियां कारवाओं को लूटने की फिराक में रहती है, परंतु उसे इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास घुड़सवार रक्षकों का समूह था जो कारवां की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। शारूनादा के साथ एक युवक चल रहा था जिसे वह दमिश्क से ला रहा था। उसी की वजह से शारूनादा परेशान था। उस युवक का नाम हादान गुला था, जो उसके पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता था। वह गुला का इतना कृतज्ञ था कि उसके कर्ज को कभी नहीं उतार सकता था। वह अरद गुला के पोते के लिए कुछ करना चाहता था, परंतु उसने इस बारे में जितना सोचा, यह काम उसे उतना ही मुश्किल लगा। सबसे बड़ी मुश्किल वह युवक स्वयं था। इस युवक ने हाथों में अंगूठियां और कान में छल्ले पहन रखे थे। यह देखकर शारूनादा ने सोचा, वह सोचता है कि आभूषण मर्दों के लिए होते हैं, परंतु उसके पास अपने दादा का संकल्पवान चेहरा भी है। उसके दादा ने इस तरह के भड़कीले वस्त्र कभी नहीं पहने। बहरहाल,
मैं चाहता था कि वह मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे आशा थी कि वह कोई ढंग का काम शुरू करे और अपने पिता से दूर रहे, जिन्होंने विरासत में मिले धन को गंवा दिया था। हादान गुला ने उसके विचारों में बाधा डाली। आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? अपने कारवां के साथ लंबी यात्राओं पर क्यों जाते हैं? आप कभी जिंदगी का आनंद लेने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? शारूनादा मुस्कुराया। जिंदगी का आनंद? अगर तुम शारूनादा की जगह होते तो तुम जिंदगी का आनंद लेने के लिए क्या करते? अगर मेरे पास आपके जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी गर्म रेगिस्तानों की यात्रा नहीं करता। धन मेरे पर्स में जितनी तेजी से आता, मैं उसे उतनी ही तेजी से उड़ा डालता। मैं सबसे महंगे कपड़े और सबसे दुर्लभ रत्न पहनता। मैं इसी तरह की जिंदगी जीता, क्योंकि इसी तरह जीने में तो आनंद है। दोनों ही हंसे। शारूनादा के मुंह से बरबस निकल गया, तुम्हारे दादाजी आभूषण नहीं पहनते थे। फिर उसने कुछ सोचकर मजाक में कहा, क्या तुम कभी काम नहीं करते? हादान गुला ने जवाब दिया, काम तो नौकर करते हैं। शारूनादा ने अपने होंठ काट लिए, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से यात्रा करते रहे, जब तक कि पगडंडी उन्हें ढाल पर नहीं ले आई, जहां उसने अपने घोड़े की रास खींची और दूर दिखने वाली हरी घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह रही घाटी, और नीचे देखो, वहां पर तुम्हें बेबीलोन की दीवारें धुंधली धुंधली दिख रही है। वह मीनारबेल का मंदिर है। अगर तुम्हारी आंखें तेज है तो तुम उसके ऊपर अमर ज्योति का धुआं भी देख सकते हो। हादान गुला बोला, तो बेबीलोन यह है? मैं हमेशा दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर को देखना चाहता था। बेबीलोन, जहां मेरे दादाजी ने दौलत कमाई थी। काश वे अब भी जिंदा होते। अगर वे जिंदा होते तो हमारी आर्थिक हालात इतनी खराब नहीं होती। तुम यह क्यों चाहते हो कि वे इस धरती पर अपने निर्धारित समय से ज्यादा रहते? तुम और तुम्हारे पिता भी तो उनके पदचिन्हों पर चल सकते हो, परंतु हम दोनों में ही उनके जितनी प्रतिभा नहीं है। पिताजी और मैं दोनों ही धन को आकर्षित करने का रहस्य नहीं जानते हैं। शारूनादा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने घोड़े की रास ढीली छोड़ दी। फिर वह कुछ सोचता हुआ घाटी की पगडंडी से उतरने लगा। उनके पीछे कारवां लाल धूल का बादल उड़ाता आ रहा था। कुछ समय बाद वे राजमार्ग पर पहुंच गए और सिंचित खेतों में से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ गए। 3 बूढ़े किसान एक खेत की जुताई कर रहे थे। शारूनादा का ध्यान उनकी तरफ गया। वे उसे जाने पहचाने लगे। कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुजरे और आपको वही लोग वहीं पर खुदाई करते मिले। बहरहाल उसके दिल ने कहा कि वे वही थे जिनमें से एक हल को कमजोरी से पकड़े था, बाकी बैलों के पास चल रहे थे और उन्हें कोंच रहे थे ताकि वे ढंग से काम करें। 40 साल पहले उसे इन लोगों से ईर्ष्या होती थी। उस समय इनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी की अदला बदली करने में उसे कितनी खुशी होती, परंतु अब कितना फर्क था। उसने गर्व से अपने पीछे आते कारवां, बेहतरीन ऊंटों और गधों को देखा, जिन पर दमिश्क के कीमती सामान का ऊंचा ढेर लदा हुआ था। यह सब उसका था और यह उसकी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा था। उसने जुताई करने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोग 40 साल पहले जहां थे अब भी वहीं पर है। वे अब भी उसी खेती को जोत रहे हैं। ऐसा लगता तो है, परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे वही लोग हैं? शारूनादा ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले भी यहीं पर देखा है। उसके दिमाग में यादें सरपट भाग रही थी। वह अतीत को दफन क्यों नहीं कर सकता? वह वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता? फिर उसके दिमाग में अरदगुला के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर कौंध गई। उसके और युवक के बीच का अवरोध तत्काल गायब हो गया। परंतु वह इस अभिमानी युवक की मदद कैसे कर सकता है, जिसके दिमाग में फिजूल खर्ची के विचार भरे थे और जिसके हाथों में रत्न थे। काम करने के इच्छुक लोगों के लिए उसके पास बहुत काम था, परंतु उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था जो काम करने को हेय दृष्टि से देखते हो और खुद को श्रेष्ठ मानते हो। बहरहाल वह अरदगुला का इतना आभारी था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। उसे पूरी कोशिश करनी ही थी। उसने और अरदगुला ने कभी आधी अधूरी कोशिश नहीं की थी।
वे ऐसे लोग नहीं थे। उसके दिमाग में तत्काल एक योजना कौंध गई। फिर आपत्तियां आई। उसे अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आया। उसने सोचा कि इस योजना पर अमल करने से उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, परंतु तत्काल निर्णय की आदत के कारण उसने इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया और कर्म करने का फैसला किया। उसने सवाल पूछा, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारे योग्य दादाजी और मैं पार्टनर कैसे बने, जिस वजह से हम दोनों ही दौलतमंद बन गए? युवक ने उतावलेपन से पूछा। इसके बजाय आप मुझे सीधे सीधे यह क्यों नहीं बता देते कि आपने धन कैसे कमाया? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं। शाहरुनादा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, हम इन जुताई करने वाले लोगों से शुरू करते हैं। तब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। मेरे साथ मेगिडो नाम का एक किसान था। इन लोगों को जुताई करते देखकर उसने नाक भौं सिकोड़ी थी और कहा था कि वे लापरवाही से खेत जोत रहे थे। मेगिडो मेरे पास ही जंजीर से बंधा था। उसने कहा, इन आलसी लोगों को देखो, हल पकड़ने वाला गहराई से जोतने की कोशिश नहीं कर रहा है। बैलों को साधने वाले बैलों को सही मार्ग पर नहीं रख पा रहे हैं। इतनी खराब जुताई के बाद वे अच्छी फसल उगाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हादानगुला ने हैरानी से पूछा, आप और मेगिडो जंजीर से बंधे थे? हाँ, हमारी गर्दन पर कांसी के पट्टे थे और हमारे बीच में भारी जंजीर थी। उसके पास में ही भेड़ों का चोर जैबेदो था, जिससे मैं पहले हारून में मिला था। सबसे अंत में जो व्यक्ति था उसे हम समुद्री डाकू कहते थे, क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था। हमारे ख्याल से वह जहाजी था, क्योंकि जहाजियों की तरह ही उसके सीने पर भी 2 सांप गुदे हुए थे। जंजीरें इस तरह से बंधी थीं ताकि 4 लोग एक साथ चल सकें। आप गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़े हुए थे? हादानगुला ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कभी गुलाम था? वे अक्सर आपके बारे में बातें करते थे, परंतु उन्होंने कभी इस बात की ओर संकेत नहीं किया। वे ऐसे इंसान थे जिन्हें सबसे गहरे रहस्य पूरे विश्वास के साथ बताए जा सकते थे। मैं तुम पर भी भरोसा कर सकता हूँ, है ना? शाहरुनादा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं चुप रहूंगा, परंतु मैं हैरान हूं। मुझे बताएं कि आप गुलाम कैसे बने? शाहरुनादा ने अपने कंधे उचकाए। कोई भी आदमी कभी भी गुलाम बन सकता है। जुए और शराब के कारण मुझ पर यह संकट आया। मैं अपने भाई की गलतियों का शिकार हुआ था। एक झगड़े में उसने अपने मित्र को मार डाला। मेरे पिता यह नहीं चाहते थे कि मेरे भाई पर कानून के मुताबिक मुकदमा चले, इसलिए उन्होंने मुझे कैदी बनाकर मृत व्यक्ति की विधवा के हवाले कर दिया। जब मेरे पिता मुझे मुक्त कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए, तो उस विधवा ने गुस्से में आकर मुझे गुलामों के व्यापारी के हाथों बेच दिया। हादानगुला ने कहा, कितनी शर्म और अन्याय की बात है, परंतु मुझे बताएं, आप दोबारा कैसे स्वतंत्र हुए? हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे। अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास हमारे वहां से निकलते समय खेत जोतने वालों ने हमारी खिल्ली उड़ाई। एक ने अपना फटे हाल टोप उठाकर और सिर झुकाकर हमारा अभिवादन किया और कहा, सम्राट के अतिथियों, बेबीलोन में आपका स्वागत है। वे शहर की दीवारों पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां पर दावत का आयोजन किया गया है। दावत में मिट्टी की ईंटें और प्याज का सूप है। इसके साथ ही वे जोर से हंस पड़े। समुद्री डाकू यह सुनते ही आपे से बाहर हो गया और उन्हें गालियां देने लगा। मैंने उससे पूछा, इन लोगों ने यह क्यों कहा कि सम्राट दीवारों पर हमारा इंतजार कर रहे हैं? वह बोला, शहर की दीवारों तक ईंट ढोने वाले अपनी कमर टूटने तक ईंट ढोते रहते हैं। यह भी संभव है कि कमर टूटने से पहले ही सैनिक पिटाई करके उसकी जान ले लें, पर वे मेरी पिटाई नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। फिर मेगिडो बोला, मालिक अपने इच्छुक और मेहनती सेवकों की पिटाई करके उनकी जान क्यों लेते हैं? मालिक अच्छे गुलाम को पसंद करते हैं तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जैबेदी ने टिप्पणी की, मेहनत कौन करता है? ये खेत जोतने वाले समझदार हैं। ये अपनी कमर नहीं तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ काम चला रहे हैं। मेगिडो ने विरोध करते हुए कहा, आप
काम टालकर प्रगति नहीं कर सकते। अगर आप दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोतते हैं तो यह बहुत अच्छा काम है और हर मालिक यह बात जानता है। परंतु अगर आप एक दिन में सिर्फ आधा हेक्टेयर जोतते हैं तो यह काम को टालना है। मैं काम नहीं टालता, मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छी तरह से काम करना पसंद है, क्योंकि मैंने पाया है कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। इसी की बदौलत मुझे अपनी सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं, मेरा खेत, मवेशी और फसल, सब कुछ। जेबेदो ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, और इस समय वे सारी चीज़ें कहाँ हैं? मुझे लगता है कि आदमी को चालाक बनना चाहिए और बिना मेहनत किए आगे बढ़ना चाहिए। यही बेहतर नीति है। तुम देखना, अगर हमें दीवारों पर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा तो मैं पानी का थैला उठाऊंगा या ऐसा ही कोई आसान काम करूंगा, जबकि तुम जो काम करना पसंद करते हो, ईंट ढोकर अपनी कमर तोड़ लोगे। वह मूर्खतापूर्ण अंदाज में हंसा। उस पूरी रात मैं दहशत में था। मैं सो नहीं पाया। मैं गार्ड की रस्सी के करीब खिसक आया। जब बाकी लोग सो गए तो मैंने पहरा देने वाले गार्ड्स गोडोसो का ध्यान आकर्षित किया। वह उन लुटेरे अरबपतियों में से एक था जो आपका पर्स लूटते समय यह सोचते थे कि उसे आपका गला भी काट देना चाहिए। मैंने फुसफुसाकर पूछा, गोडिसो, मुझे बताओ, जब हम बेबीलोन पहुंचेंगे तो क्या हमें दीवारों के काम में लगाने के लिए बेचा जाएगा? उसने सावधानी से पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं गिड़गिड़ाया, क्या मुझे समझ में नहीं आता है? मैं जवान हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं दीवारों पर काम करते हुए मरना नहीं चाहता। मैं पिटाई से नहीं मरना चाहता। क्या अच्छा मालिक मिलने की कोई संभावना है? उसने धीमे से कहा, मैं बताता हूं। घोड़ोसों को कोई दिक्कत मत दो। अक्सर हम सबसे पहले गुलामों के बाजार में जाते हैं। अब ध्यान से सुनो। जब खरीदार आए तो उनसे कहो कि तुम अच्छे मेहनती इंसान हो और तुम अच्छे मालिक के लिए कड़ी मेहनत करोगे, पूरी कोशिश करोगे ताकि खरीदार तुम्हें खरीद लें। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अगले दिन तुम ईंटें उठाओगे, जो बहुत कठोर काम है। उसके जाने के बाद मैं गर्म रेत में लेट गया और सितारों की तरफ देखते हुए काम के बारे में सोचने लगा। मेडिगो ने कहा था कि काम उसका सबसे अच्छा मित्र है। मैं सोचता रहा था, क्या वह मेरा भी सबसे अच्छा मित्र होगा? निश्चित रूप से, अगर वह मुझे इस संकट से बाहर निकाल ले। जब मेडिगो जागा तो मैंने उसके कान में फुसफुसाकर यह अच्छी खबर दी। जब हम बेबीलोन की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे लिए यह आशा की इकलौती किरण थी। शाम को हम दीवारों के पास पहुंचे। हमें दिख रहा था कि लोगों की लंबी कतारें काली चोटियों की तरह ऊपर नीचे आ जा रही थी। करीब पहुंचने पर हमें यह देखकर हैरानी हुई कि हजारों लोग काम कर रहे थे। कुछ खंदक में खुदाई कर रहे थे, कुछ मिट्टी की ईंटों में मिट्टी मिला रहे थे। बहुसंख्यक लोग ईंटों को बड़ी बास्केटों में लेकर मैसन्स तक जाने वाली ऊंची पहाड़ियों पर चल रहे थे। ठेकेदार ढीले मजदूरों को गालियां दे रहा था और कतार में न चलने वाले लोगों की पीठ पर चाबुक चला रहा था। थके हुए कमजोर लोग अपनी भारी बास्केट के बोझ से लड़खड़ाकर गिर जाते थे और दोबारा नहीं उठ पाते थे। अगर चाबुक के बावजूद वे उठकर खड़े नहीं होते थे तो उन्हें रास्ते में एक तरफ धकेल दिया जाता था और वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता था। जल्दी ही उन्हें दूसरे कायरों के पास पहुंचा दिया जाता था, जहां कब्र उनका इंतजार कर रही होती थी। मैंने सोचा, अगर मैं गुलामों के बाजार में नहीं बिकूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। गोडोसो ने सही कहा था। हमें शहर के द्वार से गुलामों की जेल तक ले जाया गया और अगली सुबह हमें बाजार में खड़ा कर दिया गया। मेरे बाकी साथी डरे हुए थे। वे सिर्फ गार्ड के चाबुक की वजह से ही हिलडुल रहे थे ताकि खरीदार उनकी जांच कर सके। मेगिडो और मैं उत्सुकता से हर खरीदार से बातें कर रहे थे, बशर्ते वह हमें ऐसा करने की अनुमति दें। गुलामों के व्यापारी ने राजा के सैनिक बुलवाए, जिन्होंने समुद्री डाकू को जंजीरों से बांधा और जब उसने प्रतिरोध किया तो उसकी क्रूरता से पिटाई की। जब वे उसे पकड़कर ले गए तो मुझे उस पर दया आई। मेगिडो को महसूस हुआ कि हम जल्दी ही एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जब आसपास कोई खरीदार नहीं था तो उसने मुझसे गंभीरता से बातें की और मुझे बताया कि काम
भविष्य में मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ लोग काम से नफरत करते हैं और इसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। बेहतर होगा कि इसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो और इसे पसंद करो। इस बात की परवाह मत करो कि यह मुश्किल है। अगर तुम कोई बेहतरीन मकान बना रहे हो तो तुम्हें यह परवाह नहीं होती है कि लट्ठे भारी है और कुआं दूर है जहां से पानी लाना पड़ता है। मुझसे यह वादा करो कि अगर तुम्हें कोई खरीद ले तो तुम उसके लिए अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे। अगर वह तुम्हारे काम से प्रभावित न हो तो भी परवाह मत करना। अगर काम अच्छी तरह से किया जाए तो काम करने वाले को इससे हमेशा लाभ होता है। इससे वह बेहतर इंसान बन जाता है। उसी समय वहां पर एक सुसंगठित किसान आकर हमारी जांच करने लगा, इसलिए मेगिडो ने अपनी बात यहीं पर खत्म कर दी। मेगिडो ने उसके खेत तथा फसलों के बारे में पूछा और उसे जल्दी ही यह विश्वास दिला दिया कि वह बहुत ही उपयोगी गुलाम साबित होगा। काफी देर तक गुलामों के व्यापारी से भाव-ताव करने के बाद किसान ने अपने वस्त्र के नीचे से अपना मोटा पर्स निकाला और जल्दी ही मेगिडो अपने नए मालिक के साथ आंखों से ओंझल हो गया। कुछ और लोग भी सुबह ही बिक गए। दोपहर में गोडोसो ने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि गुलामों का व्यापारी उकता गया है। इस स्थिति में वह रात भर इंतजार नहीं करेगा, बल्कि शाम होते ही बचे हुए गुलामों को सम्राट के आदमियों को बेच देगा। यह सुनकर मैं बहुत छटपटाने लगा। उसी समय एक मोटा और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति दीवार के पास आया। उसने पूछा कि क्या हम में से कोई बेकर है। मैंने उससे पूछा, आप जैसा अच्छा बेकर किसी दूसरे घटिया बेकर को क्यों खोज रहा है? क्या मेरी तरह से किसी इच्छुक युवक को अपनी कला सिखाना ज़्यादा आसान नहीं होगा? मेरी तरफ देखें, मैं युवा हूँ, शक्तिशाली हूँ और मुझे काम करना पसंद है। मुझे एक मौका तो दें, मैं आपके लिए धन कमाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। वह मेरी इच्छा से बहुत प्रभावित हुआ और गुलामों के व्यापारी के साथ सौदेबाजी करने लगा। हालांकि व्यापारी ने मेरी तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, परंतु इस समय वह मेरी योग्यताओं, मेरी अच्छी सेहत और मेरे अच्छे स्वभाव की तारीफों के पुल बांध रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई मोटा बैल हूँ जिसे किसी कसाई के हाथों बेचा जा रहा हो। आखिरकार जब सौदा पूरा हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने नए मालिक के साथ चल दिया और यह सोचने लगा कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। मेरा नया घर मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरे मालिक नानानेद ने मुझे सिखाया कि अहाते में रखी जौ को पत्थर की सिल पर कैसे पीसना है, ओवन में आग कैसे जलाना है और फिर शहद वाले केक के लिए तिल को बहुत बारीक कैसे पीसना है। मेरा बिस्तर अनाज के भंडार वाले शेड में लगा था। यहाँ पर एक बूढ़ी गुलाम महिला हाउसकीपर थी। स्वास्ति नाम की इस महिला ने मुझे अच्छी तरह खाना खिलाया और जब मैंने बाहरी कामों में उसकी मदद की तो वह खुश हो गई। मैं यही अवसर तो चाहता था ताकि मैं अपने मालिकों की नज़र में मूल्यवान बन सकूं। मैं आशा कर रहा था कि स्वतंत्रता हासिल करने का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने नानानेद से कहा कि वह मुझे सिखाए कि आटे को कैसे गूंदा जाता है और बेकिंग कैसे की जाती है। उसने मुझे यह सिखा दिया और वह मेरे सीखने की इच्छा से बहुत खुश हुआ। बाद में जब मैं इस काम को अच्छी तरह करने लगा तो मैंने उससे कहा कि वह मुझे शहद के केक बनाना भी सिखा दे। जल्दी ही मैं बेकिंग का सारा काम करने लगा। मेरे मालिक को अब पूरा आराम मिल रहा था। वे आलस की जिंदगी से बहुत खुश थे, परंतु स्वास्थ्य ने अप्रसन्नता में अपना सिर हिलाया। इंसान के पास कोई काम न होना बुरी बात है। मैंने महसूस किया कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना था जिससे मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए कुछ सिक्के कमा सकूं। बेकिंग का काम दोपहर तक खत्म हो जाता था। मैंने सोचा कि अगर मैं दोपहर के बाद कुछ कमाई करूं और उसे अपने मालिक के साथ बांट लूं तो नानानेद राजी हो जाएंगे। फिर मेरे मन में यह विचार आया, क्यों न शहद के केक ज़्यादा बना लूं और उन्हें शहर की सड़कों पर भूखे लोगों को बेचूं। मैंने नानानेद को यह विचार इस तरीके से बताया, दोपहर तक मेरा बेकिंग का काम खत्म हो जाता है। अगर मैं इसके बाद आपके लिए धन कमा सकूं तो क्या आप मेरी आमदनी का कुछ हिस्सा मुझे दे देंगे? मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी कुछ पैसे रहें।
जिसकी ज़रूरत हर इंसान को अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के लिए होती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, उसने स्वीकार किया। जब मैंने उसे अपनी योजना बताई कि मैं बाजार में शहद के केक बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सुझाव दिया, हम यह कर सकते हैं। तुम एक पेनी में 2 केक बेचना। जितनी कमाई होगी उसमें से आधी तो आटे, शहद और ईंधन की लकड़ी के खर्च के रूप में मैं ले लूँगा। बाकी बची आधी कमाई में से आधा मेरा और आधा तुम्हारा। मैं उसके इस उदार प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ कि मुझे बिक्री का चौथाई हिस्सा मिलेगा। उस रात मैंने देर तक काम करके एक ट्रे बनाई ताकि मैं उस पर केक रख सकूं। नाना नेद ने मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए ताकि मेरा हुलिया ठीक दिखे। स्वास्ति ने मालिक के कपड़ों पर पैबंद लगाकर उन्हें धोकर साफ कर दिया। अगले दिन मैंने शहद के ज़्यादा केक बनाए। मैंने सोचा ट्रे पर रखे हुए भूरे केक देखकर लोगों का मन ललचा जाएगा। मैं सड़क पर जाकर जोर जोर से अपने केकों के बारे में चिल्लाने लगा। पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और मैं हताश हो गया। बहरहाल मैं जुटा रहा। बाद में जब दोपहर को लोगों को भूख लगी तो केक धड़ाधड़ बिकने लगे और जल्दी ही मेरी ट्रे खाली हो गई। नाना मेद मेरी सफलता से बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी मुझे मेरी कमाई का चौथा हिस्सा दे दिया। मैं धन का स्वामी बनकर आनंदित था। मेगिडो सही था जिसने कहा था कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे काम की प्रशंसा करता है। मैं अपनी सफलता पर इतना रोमांचित था कि उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं यह अनुमान लगा रहा था कि मैं 1 साल में कितना कमा सकता हूँ और अपनी स्वतंत्रता खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे। जब मैं हर दिन अपनी ट्रे में केक रखकर बेचने लगा तो जल्दी ही मेरे नियमित ग्राहक बन गए। उनमें से एक तुम्हारे दादा अरदगुला थे। वे कालीनों के व्यापारी थे जिन्हें वे गृहिणियों को बेचते थे। वे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। उनके साथ साथ एक गधा चलता था जिस पर कालीनों का ऊंचा ढेर रखा रहता था। इसकी देखभाल के लिए उनके साथ एक अश्वेत गुलाम भी रहता था। वे 2 केक अपने लिए खरीदते थे और 2 अपने गुलाम के लिए। उन्हें खाते समय वे मुझसे बातें करने के लिए हमेशा ठहर जाते थे। तुम्हारे दादाजी ने एक दिन मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे तुम्हारे केक पसंद है, परंतु मुझे तुम्हारी मेहनत इससे भी ज़्यादा पसंद है जिसके साथ तुम उन्हें बेचते हो। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो तुम सफलता की राह पर बहुत आगे तक जाओगे। हादानगुला, तुम यह बात नहीं समझ सकते कि प्रोत्साहन के ये शब्द उस गुलाम लड़के के लिए क्या मायने रखते थे जो एक बड़े शहर में अपनी पूरी ताकत से अकेला संघर्ष कर रहा था ताकि अपनी गुलामी से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सके। महीने गुजरते गए और मेरे पर्स में सिक्के इकट्ठे होते गए। मेरे बेल्ट में लगे पर्स का वजन बढ़ता गया। जैसा मेगिडो ने कहा था, काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैं बहुत खुश था, परंतु स्वास्थ्य चिंतित थी। उसने कहा, मैं मालिक की वजह से चिंतित हूँ। मुझे डर है कि वे अपना ज़्यादा समय जुए की टेबलों पर बिताते हैं। एक दिन मुझे मेरा मित्र मेगिडो सड़क पर मिल गया, जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह 3 गधों पर सब्जियां लादकर बाजार ले जा रहा था। उसने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ। मेरे मालिक ने मेरे काम से खुश होकर मुझे प्रभारी बना दिया है। वह सामान बेचने के मामले में भी मुझ पर भरोसा करता है और उसने मेरे परिवार को भी बुलवा भेजा है। काम विपत्ति से उबरने में मेरी मदद कर रहा है। किसी दिन यह स्वतंत्रता खरीदने में भी मेरी मदद करेगा और भविष्य में मैं अपने खेत का मालिक बन जाऊंगा। समय गुजरता गया। नाना मेद मेरे लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब मैं लौटता था तो वह इंतजार करता मिलता था ताकि वह उत्सुकता से हमारे धन को गिने और बांट ले। वह मुझे नए बाजार तलाशने के लिए प्रेरित करता था ताकि मैं ज़्यादा केक बेच सकूं। अक्सर मैं शहर के दरवाजे के बाहर भी जाता था ताकि दीवार बनाने वाले गुलामों के ठेकेदारों को अपने केक बेच सकूं। हालांकि मुझे वह अप्रिय दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु ठेकेदार बहुत उदारता से खरीदते थे। एक दिन मैं जैबेदो को देखकर हैरान हुआ, जो ईंटों को अपनी बास्केट में भरने के लिए कतार में लगा था। वह बहुत दुबला हो गया था। उसके कंधे झुक गए थे
और उसकी कमर पर चाबुक के घाव और फोड़े साफ नजर आ रहे थे। उस पर तरस खाकर मैंने